हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले भाई हमारे पास चैप्टर सेकंड है, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कवर किया था, जिसमें भाई देखो ध्यान रखना, चैप्टर सेकंड को अच्छे से समझने के लिए तुम्हें चैप्टर फर्स्ट जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान। देखो चैप्टर का नाम है पास संविधान का निर्माण, ठीक है। पहले पता होना चाहिए संविधान क्या होता है, ठीक। निर्माण का मेरे पास मतलब है बनाना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला कह रहे कि संविधान लिखित नियम की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब है भाई संविधान में बस कुछ लिखे हुए नियम है, ठीक है, और वो नियम ऐसे हैं जिसको सभी लोग मानते हैं, ठीक। अब वही कह रहे कि संविधान सर्वोच्च कानून है, मतलब कि संविधान जो कि सबसे बड़ा कानून है जिसको सब मानते हैं, ठीक है। देश का भले ही कितना भी बड़ा ताकतवर इंसान हो, सब उसको मानना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो अगली बात है कह रही कि संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध तय करता है। देखो संविधान क्या करता है भाई, आपसी संबंध और लोगों और सरकार के बीच, इन दोनों के बीच जो भी संबंध है ना उन सबको तय करता है, बताता है कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या शक्तियां हैं, तुम्हारे पास क्या क्या पावर है, ठीक है। अगली बात मेरे पास है रंग भेद क्या होता है भाई। तो कह रहे कि रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई, ठीक है। तो वही कह रहे कि दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। देखो यहाँ पे क्या होता है, रंग भेद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें काले और गोरे लोगों को लेके तुलना की गई थी, ठीक है। अब भाई अगली बात मेरे पास है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की बात करते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद है वो कब से कब शुरू हुआ भाई, कह रहे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया, ठीक है। देखो व्यापार करने के लिए ना यूरोप की कुछ कंपनियां थी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को अपना गुलाम बना लिया और काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए, ठीक है। और वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे ना गोरे लोग बस गए। फिर और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया। मतलब कि वहां के ऐसे लोग जिनकी चमड़ी पहले से काली थी उनके साथ क्या है, रंग भेद शुरू किया। भाई तुम देखो जो भी काले लोग थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी और जो गोरे लोग हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि रंग भेद की नीति के अंतर्गत अश्वेत पर प्रतिबंध, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या था कि अश्वेतों पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पे क्या था कि गोरों की बस्ती में बसने की इजाजत नहीं थी। भाई जहां पे गोरे लोग रहते थे वहां पे जो काली चमड़ी के लोग हैं वो जा नहीं सकते थे। अगला मेरे पास है परमिट होने पर भी वहां काम यहाँ पे कह रहे परमिट होने पर ही वहां काम करने जा सकते थे, मतलब कि ना जब पूरी परमिशन होगी उसके बाद ही वहां पे काले लोग जाते थे, वरना उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद कह रहे कि काले लोग गोरों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे। भाई जो भी काले लोग थे वो ऐसी जगह पर नहीं जा सकते थे जहां पे जिसको गोरों लोगों के लिए ही बनाई गई थी, ठीक है। कह रहे इसमें गोरों के गिरजाघर भी शामिल था। भाई एक गिरजाघर है वहां पे भी ना जो जितने काले लोग थे वो नहीं जा सकते थे। अगली बात कह रहे अश्वेत को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार ना था। देखो भाई अश्वेत मतलब कि जो श्वेत नहीं है, जो काले हैं, ठीक है, अश्वेतों को अपने संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक, और विरोध करने का भी कोई अधिकार ना था, मतलब कि वो ना अपनी कोई टीम नहीं बना सकते थे, इस तरीके से था, ठीक है। अब भाई अगली बात मेरे पास है कि दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, वहां पे स्वतंत्रता उन्हें कैसे प्राप्त हुई, ठीक है, वो सारी बात करते हैं। तो कह रहे कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले क्षेत्रीय अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी, ठीक है। भाई जो भी अफ्रीका के लोग थे उन सबने क्या 1950 से ही लड़ाई करना शुरू कर दी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह एक लोकप्रिय देश बन गया, ठीक है। भाई मेरे पास क्या 26 अप्रैल 1994, ठीक है, 1994 को वो क्या देश आजाद हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इसका कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट। भाई जब भी तुम्हारे पास ना ये रंग भेद के ऊपर आ जाए तो तुम्हें ना इन सारी बातों को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो कह रहे कि यूरोपीय अल्पसंख्यकों, भाई अल्पसंख्यकों का मतलब है जिनकी संख्या कम है,
यूरोपीय अल्पसंख्यकों गोरों की सरकार स्थानीय कालों पर अत्याचार कर रही थी। भाई देखो, अल्पसंख्यकों की जो सरकार थी, जो गोरे लोग थे, उनकी सरकार के काले लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। ठीक है, काले लोगों को जगह जगह जाने की अनुमति नहीं दे रखी थी। उसके बाद अगला मेरे पास है दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला। ठीक है भाई, जो दक्षिण अफ्रीका के जो नेता थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला। मैं रंगभेद से चलने वाली शासन के व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। भाई इन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई थी। ठीक है, जैसे मान लो कि वैसे आवाज उठाने की ये मान लो अनुमति देनी थी, लेकिन क्या फिर भी उन सबने आवाज उठाई। उसके बाद अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। ठीक है भाई, इसमें देखो क्या कि जो मजदूर संगठन थे वो और जो कम्युनिस्ट पार्टी ये भी शामिल हुए थे ताकि गोरों को वहां से भगाया जा सके। उसके बाद 1994 में चुनाव की घोषणा की गई। भाई 1994 में एक चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। भाई जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, ठीक है, उनका जो नेता था नेल्सन मंडेला, उनकी जीत हुई। उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है भाई, उन्हें पूरा का पूरा जो एक तरीके से मान लो जो दक्षिण अफ्रीका है वो वहां का पहला राष्ट्रपति बना था। ठीक, उसके बाद भाई अगली बात करते हैं कि जो नेल्सन मंडेला के पर जो मुकदमा चलता है उसकी बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया। भाई उसके ऊपर क्या ना केस चला था, ठीक है, कि भाई तुमने देशद्रोह किया है, सारे लोगों को भड़काया है। उसके बाद नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं के सहित 1964 में देश के रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, जो नेल्सन मंडेला है उन्हें क्या कि पूरी जिंदगी तक ना उन्हें जेल में डालने की सजा सुनाई गई थी। फिर वह 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल जिसका नाम है भाई रोबेन द्वीप के जेल में रहे थे। ठीक है भाई, सबसे खतरनाक जेल थी, उसके अंदर रहे थे। फिर अगली बात करते हैं भाई, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है। जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी एक स्टोरी लिखी है। तुमने अपनी छोटी क्लास में जब भी पढ़ा हुआ है फिर तुम्हारी क्लास में आगे आता रहेगा ये। ठीक है, तो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। ठीक है भाई, इसको याद रख के चलना, ये बुक किसने लिखी है, तुम्हारे एमसीक्यू में आएंगे भाई। जितने भी हर एक नोट्स के जो भी तुम्हारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इसके एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, मेरे पास अगला भाई अफ्रीका का संविधान क्या था, मतलब अफ्रीका के कानून क्या थे। पहले तो मैं संविधान के बारे में पता होना चाहिए, मैंने ऊपर जस्ट बताया अभी। जिसको नहीं पता थोड़ा वीडियो पीछे कर लो, पता लग जाएगा तुरंत ही। अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। भाई अफ्रीका ने जो भी संविधान अपना बनाया था वो क्या कि इतिहास की बातें करता है, मतलब कि पुरानी बातें भी करता है और साथ में भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेजी और क्रू और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। मैं देखो, एक तो समझौता था कि भाई हम जो है ना दोबारा अपने रंग को लेके किसी को हमारे ऊपर अधिकार जमाने का हक नहीं देंगे। उसके बाद अगला, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है। और भाई पूरे देश का ना पूरे देशों के बीच में एग्रीमेंट बना था कि कोई भी कभी रंग को लेके नहीं बोलेगा, क्योंकि श्वेत और अश्वेत, सती और स्त्री और पुरुष यह देश के पूर्ण रूप से हम सभी का है। ठीक है भाई, यहाँ बता रखा है कि जो अफ्रीका है ना वो क्या है कि श्वेत गोरे लोगों का और अश्वेत काले लोगों का इनका है, स्त्री का भी है पुरुष का भी। मतलब कि ना एक एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी किसी को जाति को लेके, धर्म को लेके, रंग को लेके और जेंडर को लेके, ठीक है, कोई भी कभी भेदभाव नहीं करेगा। फिर 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, मतलब कि बोलते थे भाई कितना गंदा है देश है, कितना गंदा, मतलब कि जो अफ्रीका है वहां के तरीके इतने गंदे थे कि पूरी जितनी भी दुनिया ना वो उसे बहुत ही घिन से करती थी। ठीक है, तो जिनकी निंदा की जाती थी आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। भाई वहां का मॉडल अब हर एक देश में अपनाया जाता है। जैसा लोकतंत्र अफ्रीका में ना, भाई वहां का लोकतंत्र हर एक देश में अपनाने की बात की जाती है। अगली बात करते हैं संविधान की आवश्यकता। भाई इसके तुम्हारा क्वेश्चन बन सकते हैं कि संविधान क्या है, इनकी आवश्यकता। देखो, या तो आवश्यकता आ जाए या फिर इसका महत्व आ जाए।
ठीक है, आवश्यकता हो या फिर महत्व हो, बात वही पड़ेगी। सबसे पहला टॉपिक मेरे पास है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब वही है, आवश्यकता, जरूरत, ठीक है, फिर महत्व, तो वही बात करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए भाई सबसे पहली जरूरत क्या थी कि लोकतांत्रिक सरकार का जो भी निर्माण था, ठीक है, तो कह रहे कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी और जो भी उसके कार्य हैं उन सबको तय करने की, कि भाई अगर सरकार बन गई तो काम कौन कौन से करेगी, इन सब चीजों को तय करने के लिए बनी है। अगला, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए। देखो सरकार के जितने भी अंग है ना, मतलब सरकार कहाँ कहाँ पे काम कर सकती है। जैसे मानो कि तुम्हारे पास हो गया हमारे पास जैसे न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है। इन तीनों को क्या है कि भाई इनके कार्य निर्धारित करने के लिए कि सरकार के जो तीनों अंग है वो किन किन कार्य को निर्धारित करेगी। अगला, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए। भाई संविधान और क्यों बनाए, सरकार के पास जो भी शक्तियां हैं उनका गलत उपयोग ना करे। अगला, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, जो जनता है उनके जो जो अधिकार है उन सबको सुरक्षित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी है। फिर अगला पास है अच्छे समाज के संगठन के लिए। भाई जो हमारा समाज है वो अच्छा हो, इस चीज के लिए संविधान बना हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखना अगर किसी देश में संविधान नहीं है वहां पे हर एक इंसान अपने हिसाब से कार्य करेगा। जैसे मान लो कि अगर हमारे देश में कानून ना हो, कोई भी किसी का खून कर देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे देश में कानून है इसीलिए लोग कंट्रोल में रहते हैं, वरना नहीं रहेंगे। अगला भाई, संविधान के प्रमुख कार्य क्या है, संविधान का सबसे मेन काम क्या है। ठीक, तो कह रहे कि साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकास करना। सबसे पहले तो भाई ये है कि जो भी आसपास के लोग हैं अपने समाज में एक तो मान लो जो भरोसा है वो बनाने के लिए। जैसे मान लो कि तुम मार्केट जाते हो, ठीक है, तुम कोई सा भी खाने का सामान खरीद के लेके आते हो, ये कैसे लेके आते हो, भरोसे के बेस पे। तुम कभी ये नहीं सोचते कि जो तुम खाना खरीद के लेके आए हो कहीं उसमें जहर तो नहीं है। ठीक, तुम कभी ये नहीं सोचते। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि लोगों के बीच में भरोसा है। भरोसा किसके आधार पे, संविधान के आधार पे। ठीक है, अगला, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन का मतलब बनना, सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। भाई संविधान ये वाली बातें बताता है कि सरकार को बनाएगा कौन, ठीक है, और उसमें जो मुख्य फैसले हैं वो कौन लेगा। अगला, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना। भाई सरकार के जो अधिकार है वो कितना काम, क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारी बात संविधान में लिखी हुई है। कभी भी जो सरकार है अपने जो भी जितनी उनकी शक्ति देखी ना उससे कभी आगे नहीं निकल सकते। कह रहे कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना, ये सारा संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला मेरे पास है अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। इसका मतलब भाई अगर तुम्हें एक अच्छा समाज चाहिए तो वहां पे क्या है कि जो भी लोगों की आकांक्षाएं, जो भी लोगों की इच्छाएं, उन सबको व्यक्त करता है संविधान। भाई ये मेरे पास एक जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे कि भारत जैसे विशाल, मतलब बहुत बड़ा व विविधता भरे देश, ठीक है, विविधता भरे का मतलब है अलग अलग प्रकार के लोग हैं। भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देशों के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। भाई यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए कानून बनाना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, फिर 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के कई अधिनियम पारित किए। भाई बहुत सारे नियम वगैरह लगाए, ठीक है, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। लेकिन भाई जो भारत के लोगों की जो जरूरत है उसे पूरा नहीं कर सके, क्योंकि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब है। जैसे मान लो कि लोगों से बोल दे तुम जितना कमाओगे उतना आधा हमें दे दोगे, 50% क्या हमें दोगे टैक्स के रूप में। मान लो अगर ऐसा बोला तो भाई कुछ लोग तो बहुत ही कम कमाते हैं, अगर वो आधा दे देंगे तो बचेगा क्या, तो इन लोगों पर लागू नहीं होता। तो भाई ब्रिटिश सरकार ने 1858 में जितने भी कानून बनाए थे वो सारे के सारे सबके ऊपर लागू नहीं हुए थे। पूरे देश के जितने लोग हैं उन सबकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। फिर देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भाई देखो उसके बाद क्या हुआ, जब ना भारतीय संविधान बना था तो उस टाइम बहुत सारी समस्या आई थी, अलग अलग तरीके से बंटवारे हुए थे, क्योंकि लोग क्या अलग अलग प्रकार से थे। ठीक है, अलग अलग जाति के लोग थे, तो वही सारा। अगला, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। भाई 1928 में भारत के कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने क्या कि भारत का संविधान लिखा था। उसके बाद 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन
में प्रस्ताव भी रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। देखो, जब तक ब्रिटिश का राज था भारत के ऊपर, तब तक तो संविधान जैसा चला था चल रहा था, लेकिन जब भारत आजाद हो जाएगा उसके बाद जाके वहां का संविधान कैसा रहेगा, ये वाली बातें सबके सामने आई थी। ठीक है, अब करके इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम मतलब कि सब जगह लागू होने वाला वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार मतलब एक इंसान के पास एक वोट होगा, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं। फिर जाके स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की भी बात कही गई थी। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव रखा था ना, जो भी जैसे जो बताया मैंने यहाँ पे कि 1931 में ये वाली बात, ये जो यहाँ पे प्रस्ताव रखा था, ठीक है, अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखा, इसमें ये वाली बात ही बताई गई थी। ठीक है, अब भाई अगली चीज, इस तरह से भारतीय संविधान का नींव रखा गया था। देखो भाई, नींव का मतलब एक तरीके से ये स्टार्टिंग कर दी गई थी, जो भारतीय संविधान है उसकी क्या है, स्टार्टिंग कर दी गई थी। फिर कह रही कि हालांकि उस समय ब्रिटिश का शासन था, भाई ब्रिटिश का राज था, तो भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ हर कुछ नहीं कर सकते थे। भाई भारत के जितने भी जो एक्सपर्ट लोग थे वो सारा का सारा काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर कह रहे कि उन्हें धीरे धीरे सभी कार्यसभा में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। उसके बाद क्या हो भाई, जितने भारत के लोग थे उन सबको ना हर एक चीज में अपना जो है भाग लेने का मौका मिलने लगा, मतलब वो जो चाहते थे वो सारा काम वो करने लग गए। भाई अगला मेरे पास है संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। संविधान सभा क्या होती है, कह रहे कि चुने गए जनप्रतिनिधियों, चुने गए जनप्रतिनिधियों का मतलब, देखो जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता के द्वारा चुनाए गए नेता। ठीक है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो भी सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, ठीक है, उसे संविधान सभा कहते हैं। मैंने क्या बोला, देखो जो भी जनता के द्वारा जितने प्रतिनिधि चुने गए ना, जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज, भाई संविधान को लिखने का जो कार्य करती है, ठीक है, काम करते हैं, उसे संविधान सभा बोलते हैं। ठीक है, अब भाई संविधान सभा की कुछ कुछ बातें हैं, उसको देख लो। सबसे पहला क्या, भारतीय संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, मतलब कि इसका सदस्य कौन कौन होगा उसके लिए 1946 में चुनाव हुआ था। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है भाई, पहला कब हुआ था, दिसंबर के महीने में 1946 में। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान बट गया। भाई जैसे ही हुआ उसके बाद क्या, भारत दो हिस्सों में बट गया, क्योंकि जो भी कानून वगैरह बने थे वो सारे अलग अलग थे, तो हर एक लोगों पे वो लागू नहीं कर रहे थे। उसके बाद संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई। ठीक है, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। फिर भाई अगला मेरे पास है कि भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। देखो भाई, हाँ भाई हमारे पास है कि भारत संविधान, हाँ तो मेरे पास है कि भारत संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाई देखो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में थोड़ी सी बातें तुम्हें हिंदी में पढ़ लेनी है। ठीक है, कि क्या क्या बातें थी। तो अगर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। ठीक है, उन्होंने कहा भाई एक ना पूरा संविधान बनाया कि भाई नॉर्मली क्या क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए। फिर कह रहे प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधन पर चर्चा हुई। भाई देखो हर एक धारा के ऊपर ना 2000 से भी ज्यादा, ठीक है, बदलाव हुए हर एक कानून के ऊपर। फिर कह रहे 3 वर्षों में कुल 144 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। भाई इसमें क्या 144 दिन तक ना, मतलब 144 बैठकें हुई थी। फिर कह रहे कि और उन चर्चा को रिकॉर्ड भी किया गया और संभाला गया। भाई जितनी भी चर्चा हुई थी, जो जो फैसले उसमें लिए गए थे, उन सभी को रिकॉर्ड किया गया, सबको संभाला भी गया था। फिर कह रहे कि इन्हें भाई देखो नॉर्मली CAD के नाम से, मतलब कि 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया था, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा याद रख चलना है कि मेरे पास होता क्या है। टोटल मेरे पास क्या 12 मोटे मोटे खंडों में, बहुत ही मोटे मोटे बुक बनी थी, उसके अंदर बांटा गया था उसको।
इन्हें बहसों के हर हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा सकता है। देखो, और जो टोटल मेरे पास जो 144 जो 144 चर्चा हुई थी ना, उन सबकी की सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। फिर कह रही भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, कह रही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भाई ध्यान रखिए चलना, 26 जनवरी 1950 में हमारे देश मतलब कि यहाँ पे संविधान लागू होता है, इसको क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भाई अगली बात मेरे पास है कि जो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। सबसे पहले संघीय सरकार है, इसका मतलब है भाई एक ग्रुप बना हुआ है सरकारों का, लोगों का ग्रुप बना हुआ है, नेताओं का, ठीक है। अगला मेरे पास है संसदात्मक सरकार, मतलब संसद के रूप में बने हुए सारे, ठीक है। अगला है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है। यहाँ पे क्या है कि संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है, इसका मतलब है कि भाई सब कुछ ना ठीक तरीके से देखा था, उसके बाद करते हैं। अगला मेरे पास है पंथ निरपेक्ष राज्य, मतलब कि हर एक राज्य जो उसको पंथ निरपेक्ष है, सबको अच्छे तरीके से जांच किया गया है। फिर मूल अधिकार, लोगों के जो भी अधिकार है वो सारे बता रखे। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब कि किसी के सपोर्ट में न्याय नहीं करते। तुम कोर्ट में जाओगे ना तो जिसके नाम पे सबूत होगा उसी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका मतलब भाई जो राज्य के जितने भी जो नीति वगैरह बनते हैं ना, वो सारे इन्हीं के आधार पर बनते हैं। अगली बात करते हैं भाई कि संविधान संशोधन क्या है। संविधान में जो भी बदलाव किए जाते हैं, बदलाव को संविधान संशोधन बोलते हैं। अगला मेरे पास संविधान का दर्शन, भाई संविधान में कौन कौन सी बातें होती हैं उसी को बोलते हैं संविधान का दर्शन। तो कह रहे कि संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, मतलब कि संविधान की शुरुआत क्या है, एक किसी उद्देश्य को लेकर होती है। फिर इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, जिससे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर भाई मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है, कह रहे कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बनाए। इसका मतलब है भाई कि देखो जितने भी मूल्य वगैरह हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो अगर जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, मतलब कि देश को आजाद कराने के लिए प्रेरणा दी और दिशा निर्देश दिए। दिशा निर्देश का मतलब है एक ना डायरेक्शन दी, एक दिशा दी कि देश को इस तरीके से आजाद करवाया जा सकता है, तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। देश को आजाद कराने के लिए जिन जिन चीजों को देखी गई थी, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, देश का आधार बनते हैं। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। भाई जो भारतीय संविधान ना, उसमें सारी बातों को लिखा गया। अगला, भारतीय संविधान की सारी धारणाएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। भाई हमारे जो भी कानून है उसमें जितनी धारा है, सेक्शन है, ठीक है, बोलते हैं कि ये धारा, मतलब बहुत सारी धाराएं हमारे संविधान के अंदर, तो उन सबको ना स्टार्टिंग से पूरे संविधान को देखा जाता है, उसके बाद जाके काम किया था जो भी करते हैं। उसके बाद कह रहे इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, मतलब कि कैसा फैसला अच्छा है बुरा है। उसके बाद इससे भारतीय संविधान की आत्मा बसती। देखो नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो भी कार्य होते हैं ना, वो सारे संविधान को लेके चलते हैं, ठीक है। अगला मेरे पास है कि भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द, ठीक। जो भारतीय संविधान है उसमें ना कौन कौन सी दिशा दे रखी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले भाई इसको बोल रखा है मैंने, पंथ निरपेक्ष है। नागरिकों को किसी भी धर्म के को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म को कभी भी जोड़ सकता है, वो किसी भी धर्म में रखता है, कोई किसी को रोकेगा नहीं। अगला, गणराज्य, अगर शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ठीक है। मतलब गणराज्य करेगी शासन का जो प्रमुख लोग है ना, वो क्या है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। फिर तीसरा मेरे पास है लोकतंत्रात्मक है। इसका मतलब मेरे पास निकल के आता है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप, एक स्वरूप का मतलब है रूप, जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने का मतलब है कि भाई सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त है। फिर समता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर। भाई इसमें बता रखा है कि कानून में सबको एक जैसे बराबर देखा गया है, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है बंधुता, कह रही कि हम सब ऐसा आचरण करें जैसा कि एक परिवार के सदस्य हो। बंधुता का मतलब है पूरे देश को इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए जिसमें हम क्या है भाई एक सदस्य हो। कह रहा कोई भी नागरिक
किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। कमतर का मतलब कम ना माने, ठीक है। तो भाई देखो ये हमारा चैप्टर सेकंड था, तुम्हें इसको ना एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेना। भाई ध्यान रखना, जो वन शॉट वीडियो होती है इसे तुम्हें क्या है कि नॉर्मली 2 से 3 बार देखनी होती है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे जितने चैप्टर है, ठीक, इससे पहले जो उसकी जो पुरानी बुक है वही पूरी कंप्लीट हो रखी है। पहले तुम्हें ना उस पूरी बुक की जितनी भी वीडियो है देखनी है, फिर सबको याद कर लेना है। और इस चैप्टर में जितने भी मैंने तुम्हें नोट्स लिखवाए सबके नोट्स बनाओ। और जो तुम्हारे जो नोट्स बन गए भाई, फिर उसके बाद तुम्हें क्या है, एनसीईआरटी जो है तुम्हारे पास, ठीक है, जो एनसीईआरटी है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक। उसके बाद इसकी अगली वीडियो देखते हैं। धन्यवाद।